रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। विशाल, जो एक आईटी प्रोफेशनल था, ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। उसका घर शहर के बाहरी इलाके में था, जहां ज्यादा चहल पहल नहीं होती थी। उसने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसका मोबाइल अचानक बज उठा। उसने कॉल उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। सिर्फ धीमी धीमी सरसराहट जैसी अजीब आवाजें आ रही। कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद कॉल कट गया। विशाल ने सोचा कि शायद नेटवर्क की समस्या होगी। वह ज्यादा ध्यान नहीं देकर सोने चला गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वही नंबर कॉल करने लगा। इस बार जब उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से एक ठंडी कंपती आवाज आई। तुमने घर बदल लिया, लेकिन मैं अब भी तुम्हें देख सकता हूँ। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही कॉल कट हो गया। सुबह विशाल ने इस घटना को एक सपना समझकर टाल दिया, लेकिन ऑफिस से लौटने के बाद जब वह अपने कमरे में था तो उसका फोन फिर से बज उठा। वही नंबर। इस बार जब उसने उठाया तो फोन से सिर्फ धीमी धीमी हंसी की आवाज आ रही थी। इतना ही नहीं, जब वह घर में अकेला होता तो उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके कंधे के पास खड़ा हो और धीमी सांसें ले रहा हो। वह रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अचानक ही उसके फोन की स्क्रीन अपने आप चमकने लगती। उसमें अजीब अजीब टेक्स्ट मैसेज आते। तुम मुझसे बच नहीं सकते। विशाल अब घबरा गया था। उसने अपने दोस्त करण को यह सब बताया। करण ने उसे सलाह दी कि पहले उस फोन नंबर का पता लगाना चाहिए। दोनों ने ऑनलाइन टूल्स की मदद से उस नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन जो पता सामने आया उसने उनके होश उड़ा दिए। वह नंबर किसी भी नेटवर्क में रजिस्टर्ड नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? करण ने चौंक कर कहा। विशाल ने बताया कि उसने कुछ हफ्ते पहले ही नया घर लिया था, जो पहले कई सालों तक खाली पड़ा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि वहां पहले एक लड़की रहती थी जिसने उसी घर में आत्महत्या कर ली थी। कहीं ये उसी की आत्मा तो नहीं? अगली रात विशाल के फोन पर फिर से एक अजीब मैसेज आया। अब भागने का कोई फायदा नहीं, आओ मेरे साथ आओ। विशाल ने डर के मारे फोन फेंक दिया, लेकिन तभी लाइट्स अपने आप जल बुझने लगी। दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे। उसकी अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल फोन नीचे गिरा। उस फोन की स्क्रीन पर एक ही मैसेज लिखा था, मैं अब भी यहीं हूं। विशाल अब बुरी तरह से डर चुका था। करण ने उसे सुझाव दिया कि वे इस घर को तुरंत छोड़ दें, लेकिन जब वे घर से बाहर निकलने लगे तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक कमरे में ठंडक बढ़ने लगी। विशाल ने देखा कि उसके फोन की स्क्रीन पर धुंधली आकृति बन रही थी। एक लड़की की परछाई जिसके लंबे बाल थे और आंखें गहरी काली थी। लड़की की परछाई फोन से बाहर निकलकर धीरे धीरे कमरे में आकार लेने लगी। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी। विशाल और करण ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी टांगें जैसे जमी हुई। लड़की की आत्मा ने धीरे से कहा, तुम इस घर में नहीं रह सकते, ये मेरा घर है। किसी तरह विशाल और करण ने खुद को संभाला और अगले ही दिन एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर की छानबीन की और कहा, इस आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसे मोक्ष दिलाने के लिए अनुष्ठान करना होगा। विशाल और करण ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण हुआ, पूरा घर कांपने लगा। दीवारों पर खून के धब्बे उभर आए। नहीं, मुझे यहां से मत निकालो। लेकिन तांत्रिक ने मंत्र जारी रखा। अंततः एक तेज रोशनी चमकी और आत्मा गायब हो गई। घर फिर से सामान्य लगने लगा। विशाल ने राहत की सांस ली और फोन को उठाया, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, उसमें फिर वही टेक्स्ट लिखा था,